हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 21 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कटक बाली यात्रा, फिर उसके बाद ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस और साथ ही साथ इंडियन नॉर्वे मरीनटाइम कोऑपरेशन और क्रोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर। ये हमारे 4 टॉपिक रहेंगे जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इनको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है। उसमें यह है कि मतलब अभी है ना, कुछ बच्चे क्लास स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसको स्टार्टिंग में ही कुछ मिनट्स के अंदर ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसा ना किया करो, इतनी बड़ी क्लास भी नहीं होती। अगर 2x की स्पीड पे भी देखोगे तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी चीज़ को स्टार्ट करो तो एंड तक उसको कंप्लीट करके छोड़ा करो। और सेकंड वन मोर थिंग, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के बारे में। रिसेंटली इसको 9 अदर कंट्रीज़ ने साइन अप किया है, ठीक है। कहाँ पे किया है? जब COP27 हो रहा था उस टाइम पे। वो नई कंट्रीज़ कौन कौन सी है? बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके एंड यूएस। ये 9 वो कंट्रियाँ हैं जिन्होंने इसको अभी रिसेंट में ज्वाइन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया है कि ये भी अभी आने वाले टाइम में इसको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, इसको साइन अप कर लेगा। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस GOWA, ये है क्या? देखो, इसको एस्टेब्लिश किया गया था जो ऑफशोर विंड है ना उसको कैप्चर करने के लिए। ऑफशोर विंड कौन सी होती है? जो समुंदर के बीच में हमने जो विंड टर्बाइंस लगा रखी हैं उसकी वजह से जो मतलब समुंदर में जो हवा चलती है, ठीक है, उससे विंड टर्बाइंस घूमती हैं और उनसे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से हम क्या है ना, जो हमारा क्लाइमेट है, ठीक है, उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा बोझ उसका कम कर देते हैं। कैसे? क्योंकि हम है ना रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने कुछ भी खर्च नहीं किया, ना हमने कार्बन का रिलीज़ किया। कार्बन रिलीज़ नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो एक तरह से क्लीन एनर्जी हो गई, ठीक है। उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सही से रहता है। और ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, एनर्जी की जो कमी है उसकी भी पूर्ति कर रहा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस को भी हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। इसको सेटअप किसने किया था? एरिना, डेनमार्क और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने मिलके इसको सेटअप किया था। एरिना क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। GWEC क्या है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 के अंदर। क्यों किया गया था? ये प्रोवाइड करता है हमको क्रेडिबल और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फोरम के रूप में निकल के आता है विंड एनर्जी सेक्टर में इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अंदर सेवरल जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो इस अलायंस को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। वो कैसे? मान लो हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया ने भी मान लो इसको साइन कर रखा है, ठीक है। तो क्या है कि इंडिया के जो समुद्री एरिया है वहाँ पे ये जितने भी विंड मिल्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिससे क्या है ना, विंड से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो कन्वर्ट हो रही है, तो उसको यहाँ पे जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर जो सेवरल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है और प्रमोट कर रही है अपने अपने रीजन्स के अंदर। एरिना और आईईए क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आइरीना और आईईए एक्सपेक्ट करती हैं कि ऑफशोर विंड कैपेसिटी की वजह से जो हम 2000 गीगावाट का जो सपना ले बैठे हैं ना कि इतना हमको जनरेट करना है 2050 तक, तो हम उसको इजीली कवर कर पाएंगे। जो कि फ़िलहाल आज के दिन कितना है, 60 गीगावाट जो एनर्जी है हमको कहाँ से मिलती है? विंड से मिलती है। उसकी जो लिमिट है उसको आगे आने वाले टाइम के अंदर हम इंक्रीज़ कर लेंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, इसी पेस से अगर हम काम करते रहे इस विंड एनर्जी के जो सेक्टर है इसके अंदर, तो जो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो टारगेट है वो भी अचीव कर लेंगे। साथ ही साथ नेट ज़ीरो वाला, नेट ज़ीरो क्या है कि जो कार्बन एमिशन है उसका जो लेवल है, जितना हम जनरेट कर रहे हैं उतना ही उसको क्या है, क्लीन करते जाएं, ठीक है। तो वो जो टारगेट है उसको भी हम अचीव कर लेंगे। और इस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो ग्लोबल
ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस है, उसका जो एम क्या है कि हम इसको जो ये ग्रोथ है हमारी इसको एक्सेलरेट करें, ठीक है। एटलीस्ट 380 गीगावाट की जो कैपेसिटी है उसको हमको इंस्टॉल करना है 2030 तक के अंत तक आते आते, तब जाके हम 2050 तक 2000 गीगावाट की जो एनर्जी है उसको स्टोर कर पाएंगे, मतलब उसको जनरेट कर पाएंगे। व्हाट इज़ ऑफशोर विंड एनर्जी? जो ये ऑफशोर कर तो रहे हैं, ये है क्या असल में? देखो, विंड एनर्जी की बात करें आज के दिन तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, टू डिफरेंट टाइप्स। एक तो ऑन शोर वो होती है जो जितना भी ज़मीनी एरिया है, ठीक है, ज़मीन का जो भी एरिया है उसके ऊपर जितने भी विंड मिल्स लगे हुए हैं वो है ऑन शोर, ठीक है, किनारे के पास में, ठीक है, धरती के पास में, आई मीन जो ज़मीन है उसके ऊपर, ज़मीन की सतह के ऊपर। और जो ऑफशोर होते हैं, ऑफशोर जो विंड फार्म्स होते हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है पानी के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर, चाहे वो तालाब हो, ठीक है, या फिर वो सी हो। जो ऑफशोर विंड एनर्जी है वो रेफ़र करती है द डेवलपमेंट ऑफ विंड फार्म इनसाइड द वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडी के अंदर जितने भी विंड फार्म्स हैं उनका इंस्टॉलेशन होता है, तो उन विंड फार्म्स को क्या बोलते हैं? ऑफशोर विंड एनर्जी, ठीक है। दे यूटिलाइज द सी विंड्स। समुंदर के अंदर तो तेज़ हवाएं चलती रहती है हर टाइम, चाहे दिन हो या रात हो, तो उससे क्या है हमको लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके मिलती रहती है। इस वजह से क्या है ना, इसकी जो विंड फार्म्स हैं ये क्या है, आइदर यूज फिक्स्ड फाउंडेशन टर्बाइन, कि जो फिक्स फाउंडेशन का मतलब है कि जितने भी आपने देखे होंगे विंड मिल्स यहाँ के, इनके पीछे है ना ऐसे एक टर्बाइन लगी होती है, वो फिक्स रहती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, या फिर फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस, कि एक जो पानी की सतह पे फ्लोट करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी ये घूमती रहती है, उधर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके हमको मिलती रहती है। फिक्स फाउंडेशन टर्बाइन की बात करें तो ये शैलो वाटर के अंदर होती है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं होती। और जो फ्लोटिंग टर्बाइन की बात करें तो ये डीपर वाटर्स के अंदर होती है, गहरे पानी के अंदर। और जो इनका फाउंडेशन है वो एंकर्ड किया जाता है, मतलब क्या कहते हैं, जो सी का बेड है ना, समुद्र का जो धरातल है, उससे इसको अटैच किया जाता है। फ्लोटिंग विंड फार्म स्टिल होते हैं अपनी जगह के ऊपर। ऑफशोर विंड फार्म है ना, एटलीस्ट कितनी डिस्टेंस पे होने चाहिए? 200 जो नॉटिकल माइल्स है, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल के एरिया के अंदर होना चाहिए, और कम से कम 50 फीट गहरे समुद्री पानी के अंदर। ऑफशोर विंड टर्बाइंस प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बाद में रिटर्न कहाँ पे होती है? शोर के ऊपर, किनारे के ऊपर लेके आई जाती है वो एनर्जी। किसके थ्रू? केबल्स के थ्रू, जो कि समुद्र के फ्लोर के ऊपर जो समुद्री धरातल है वहाँ से होके हमारी धरती की सतह पे पहुँचती है। इंडिया के अंदर इसका स्टेटस क्या है करंटली? देखो, फ़िलहाल मार्च 2021 तक 39.2 गीगावाट जो हमारी बिजली है वो हम जनरेट कर रहे थे, किससे? विंड से, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में 20 गीगावाट अगले 5 साल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो विंड जनरेशन के अंदर 11.39% से, जो कि 2010 से 20 के बीच में था, ठीक है। और उसको क्या है ना, मतलब 11.39% पे पहुंच गया, किससे? 8.78% से। मतलब 2010 के अंदर तो था इतना, ठीक है, और 2011 के अंदर हो गया, 2020 के अंदर हो गया 11.39%, जिसमें से जो 95% है वो हमको कहाँ से मिलता है? 7 स्टेट्स के पास से, जो कि आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं ना, 3, और ये 3, ठीक है, जो कि समुद्री एरिया के साथ में सट के मिलती है। पॉलिसीज़ की बात करें तो विंड एनर्जी से रिलेटेड नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, इसके अंदर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है कि भाई हम प्रमोट करेंगे लार्ज ग्रिड को, जो कि कनेक्टेड रहेगी विंड से भी और सोलर फोटोवोल्टिक हाइब्रिड सिस्टम से भी, जिसकी वजह से हमको दिन में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में क्या है, बिजली का उत्पादन होगा, और रात के अंदर भी। रात के अंदर तो हवाएं तो चलती रहती है, तो 24 घंटे हमको वहाँ से एनर्जी मिलती रहेगी। उसके साथ में नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, द नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी
इसको नोटिफाई किया गया था अक्टूबर 2015 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम डेवलप करें ऑफशोर विंड एनर्जी को इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, ठीक है, जिसमें भारत की कोस्ट लाइन कितनी है, 7,600 किलोमीटर का जितना भी हमारा कोस्टल बाउंड्री है ना, उसके ऊपर सारे के ऊपर हम ऑफशोर विंड मिल्स लगा दें। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो कांस्टेंट हमको एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि विंड है ना काफ़ी हाई चलती है और कंसिस्टेंट रहती है अपनी डायरेक्शन के अंदर। उससे क्या है, जो ऑफशोर विंड है ना, उससे हमको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बाकी और मीडियम से। तो ये सब आप एक बार देख लेना। और ऊपर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उससे भी इनका जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि समुद्र में तो क्या ही बिल्डिंग बनाओगे आप। अब बात करते हैं इंडिया नॉर्वे मरीनटाइम कॉरपोरेशन की। इसकी 8वीं मीटिंग हुई है कहाँ पे, मुंबई के अंदर, ठीक है। नॉर्वे इंडिया जॉइंट वर्किंग कमेटी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ मरीनटाइम मीटिंग कहाँ पे हुई, मुंबई के अंदर। जिसके अंदर नॉर्वे हमको क्या है ना, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करता है मरीन टाइम सेक्टर के अंदर। और इंडिया के अंदर काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है किसका, रिगार्डिंग डेवलपमेंट, किसमें, मरीन टाइम सेक्टर के अंदर, ठीक है। और लास्ट पूल करता है किसका, ट्रेंड सी फेयरर्स का, जो ये समुद्री जहाज़ पे जितने भी हमारे आपने देखे होंगे काफ़ी बच्चे ट्रेनिंग लेके जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शिप्स के ऊपर कैप्टन हैं। तो इसके अंदर जो हमारा जो सी फेयरर्स है ना, जितने भी लड़के हैं, काफ़ी ट्रेंड है और इस मामले में हम काफ़ी आगे हैं। जिससे क्या है ना, दोनों कंट्रीज़ का अपना अपना एक तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हमको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है और उनको ट्रेंड सी फेयरर्स की ज़रूरत है। तो एक दूसरे की ज़रूरतें हम आपस में पूरी कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने अपना एक मरीन टाइम इंडिया विजन नाम से क्या है ना, आगे का विज़न है ना, जो प्रिपेयर कर रखा है कि उसके अंदर ये 150 से ज़्यादा जो इनिशिएटिव है, ठीक है, मरीन टाइम सेक्टर के अंदर, लाइक पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, इनके ऊपर फोकस करेगा और इनकी कैपेसिटी को और इंक्रीज़ करेगा। व्हाट आर द की डिस्कशन ऑफ द मीटिंग्स, इस मीटिंग के की डिस्कशन क्या रहे हैं। द डिस्कशन वाज हेल्ड ऑन द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन। फ्यूचर के अंदर, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक शिपिंग के अंदर अमोनिया, ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन का यूज़ करने की यहाँ पे बातें की गई है। नॉर्वे ग्रीन शिपिंग प्रोग्राम, ठीक है, हैज़ बीन सक्सेसफुली एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज वॉज शेयर्ड इन द मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर जो नॉर्वेजियन ग्रीन शिपिंग प्रोग्राम है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ थी उसको भी भारत के साथ शेयर किया गया है। इंडिया और नॉर्वे किसका पार्ट है, ग्रीन वॉयस 2050 प्रोजेक्ट का भी ये दोनों पार्ट है। बोथ पार्टी एग्री हुई है किस पे, विलिंगनेस, डिवोशन, पार्टनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, कि भाई हमारे कॉमन गोल हैं तो दोनों देश मिलके इसके अंदर अपना पूरी क्या है ना, पूरी ताकत इसके अंदर लगा देंगे और जो जो गोल्स हैं उनको अचीव करेंगे। इंडिया सिग्नेटरी भी है किसके लिए, हांगकांग कन्वेंशन के लिए, जिसके अंदर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के बारे में बात की गई है। और इस मीटिंग के अंदर इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि जो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन है वो जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, उनको बिल्कुल भी ना रोके, ठीक है, जो कि कंप्लाइंट है किसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल कन्वेंशन के रिगार्डिंग। नॉर्वे ने भी रिक्वेस्ट किया है नॉट टू प्रोलॉन्ग द शिप रिसाइकलिंग टू इंडिया, कि भाई जो इंडिया के अंदर शिप रिसाइकलिंग का जो काम चलता है ना, उसको ना रोका जाए, क्योंकि जो इंडियन रिसाइकलर्स है ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें खरीद रखी हैं, ठीक है, काफ़ी टेक के अंदर भी पैसा लगा रखा है, जिससे क्या है, जो शिप का रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। और अगर ये भारत से इस तरह की चीज़ें छीन ली जाएंगी तो उससे काफ़ी खासा नुकसान भी होगा। नॉर्वेजियन डेलीगेशन विल आल्सो टेक पार्ट इन मार्को। इन मार्को क्या है, एक बार गूगल करना प्लीज़ खुद से भी, ठीक है। इन मार्को और ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव और फिर मरीनटाइम SHEO कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सपोर्ट किया गया है, ठीक है, बाय नॉर्वे, एंड फोकस किया गया है मरीनटाइम डाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूडिंग जेंडर इक्वलिटी बढ़ाई जाए किसके अंदर, मरीनटाइम इंडस्ट्री के अंदर। मरीनटाइम इंडिया विजन 2030 है क्या,
ये 10 साल का ब्लूप्रिंट है इंडिया का कि 2030 तक है ना हम कुछ जो अपना मरीन टाइम सेक्टर है इसके अंदर काफ़ी बदलाव करने वाले हैं। इसको प्राइम मिनिस्टर के ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? जो मरीन टाइम इंडिया समिट हुआ था नवंबर 2020 के अंदर, उसके अंदर इसको रिलीज़ किया गया था। और जितने भी इसके अंदर जो जो बातें सोची गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि भाई ये सब हम आगे 10 साल के अंदर अचीव करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने किससे कंसल्ट किया है? जो 350 पब्लिक प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी सजेशन लिए हैं, कंसल्टेशन की है कि क्या क्या हमको बदलाव करने चाहिए मरीन टाइम सेक्टर के अंदर। जितने भी पोर्ट अथॉरिटी हैं, शिपयार्ड हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री या लीगल एक्सपर्ट हैं, सबकी राय लेके एक तरह का आगे का 10 साल का अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो हमको अचीव किया करना होगा। इसके अंदर 10 थीम रखे गए हैं, ठीक है। और वो 10 थीम कौन कौन से हैं एक बार यहाँ को देख लेना आप, ठीक है। वाटरवेज़ की बात करें तो कार्गो मूवमेंट के रिगार्डिंग रीजनल कनेक्टिविटी अच्छी हो, मल्टी मोडेलिटी हो, कोस्टल इंटीग्रेशन हो, रिवर क्रूज टूरिज्म बढ़े, अर्बन वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़े। शिपिंग की बात करें तो शिप बिल्डिंग, रिपेयर, रिसाइकलिंग भी यहाँ पे हो, पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी अच्छा हो, इंडिया का ग्लोबल स्टेचर भी काफ़ी बढ़िया हो, ओशियन कोस्टल और आइलैंड क्रूज हब्स हो, ठीक है। वर्ल्ड क्लास मरीन रिसर्च और एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे चले, सेफ़ एंड सस्टेनेबल ग्रीन मरीन टाइम सेक्टर बन जाए, ठीक है। ये सब इसके अंदर क्या है ना सोचा गया है कि 2030 तक हम इसको अचीव कर लें। तो यही सारे इसके थीम थे, यहाँ पे भी मैंने लिख रखे हैं, तो अगर किसी को पढ़ना हो तो प्लीज़ पढ़ सकता है। और फिर साथ में जो की टारगेट है ना, जो मेन टारगेट है 2030 तक के, जो हमको ज़रूर से ज़रूर अचीव करने, उसकी और बात कर लेते हैं कि भाई जो 3 मेजर पोर्ट हैं उनके अंदर 300 मिलियन टन पर एनम का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है ना, इसको और बढ़ाया जाए, ठीक है। मोर देन 75% ऑफ इंडियन कार्गो ट्रांसशिपमेंट है वो हैंडल किए जाएं केवल और केवल इंडियन पोर्ट्स के द्वारा, कि भाई इंडियन पोर्ट्स को इस हद तक कैपेबल बनाना है हमको। मोर देन 85% ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय मेजर पोर्ट्स बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, जो जितने भी मेजर पोर्ट्स को हैंडल किया जा रहा है ना, वहाँ पे 85% से ज़्यादा कार्गो का हैंडल हो, ठीक है। एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम कितना होना चाहिए? कम से कम 20 घंटों से भी कम होना चाहिए। ग्लोबल रैंकिंग के अंदर भी टॉप 10 शिप बिल्डिंग के अंदर या शिप्स रिपेयर के अंदर हमारी रैंकिंग आनी चाहिए। और करीबन 15 लाख से ज़्यादा एनुअल क्रूज पैसेंजर्स का टारगेट हमने रखा है। और जो 60% शेयर होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें 15 जो भी मेजर पोर्ट्स हैं हमारे उनके अंदर। अब बात करते हैं कटक बाली यात्रा, ठीक है। ये मेजर बोईता बंदना फेस्टिवल है जो कि कटक के अंदर होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है। इसको कंसीडर किया जाता है कि भाई ये एशिया का लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर है, वन ऑफ द एशियाज़ लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर। इट हेल्ड एट गदागाड़िया घाटा, जो कि कहाँ पे? महानदी रिवर के ऊपर है। टू मार्क द डे व्हेन एंशियंट सादाबाज, जो कि सादाबाज किनको बोलते हैं? जो ओडिया मरीनर्स थे, जो समुद्र के रास्ते डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड करने जाते थे और जो हमारा इंडिया का कल्चर था उसको भी एक्सपेंड करते थे। तो वो कहाँ पे जाते थे उस दिन? वो जाते थे लाइक बाली जैसी जगह पे, एज वेल एज जावा, ठीक है। उस टाइम पे उसका वॉइस का क्या नाम था? यावदा विपा। फिर सुमात्रा भी जाते थे, बोर्नियो जो कि उस टाइम पे पूरे इंडोनेशिया को बोलते थे। फिर श्रीलंका, उस टाइम पे श्रीलंका को क्या बोलते थे? साइलोन। तो क्यों जाते थे? क्योंकि वो वहाँ पे भी ट्रेड करने जाते थे, ऊपर से जो हमारा कल्चर है वो भी एक्सपेंड होता था, सीधी सी बात है। टू कोमेमोरेट दिस फेस्टिवल, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा, जो फुल मून डे होता है मंथ में, उसके दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ओडिया कैलेंडर। तो ये जो एंट्री गेट है ना इस फेस्टिवल का, ये भी देख सकते हो, यहाँ पे एक शिप की आकृति बनाई गई है। अब बात करते हैं कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया ने अपने कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं जो भी डिसीजन ड्राफ्ट किया गया था अकॉर्डिंग टू कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर। यह डिसीजन किसके अंडर में लिया गया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन
क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसके अंदर बेसिकली देखो मैं बताता हूँ क्या है कि भाई इसके अंदर जो पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का, उसको और बेहतर रूप से इस तरह से बनाया जाएगा कि भाई जो एग्रीकल्चर के समय भी कुछ जो कार्बन है, ठीक है, जो कार्बन एमिशन होता है उसको भी टैकल किया जाए, ठीक, कम से कम कार्बन वहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ हो, तो जिससे जो हमें ना क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको कुछ हद तक और क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इसके अंदर एम्फसाइज जोर दिया गया है किसके ऊपर, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है ना ड्यू टू एग्रीकल्चर सेक्टर, जो मैं बता रहा था अभी, कि भाई उसके जो एमिशंस हैं उनको रिड्यूस किया जाए। और इसके अंदर क्या था, कोरोनिविया डिसीजन एड्रेस करता है 6 इंटर रिलेटेड टॉपिक्स ऑन सोयल, ठीक है, सोयल से भी कार्बन रिलीज होती है, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ भी कैसे होना चाहिए, वाटर ज़्यादा नहीं यूज़ हो, कम से कम हो, और उसका पोल्यूशन भी ना हो, लाइव स्टॉक्स और मेथड फॉर एक्सेसिंग एडेप्टेशंस, सोशियो इकोनॉमिक एंड फूड सिक्योरिटी डायमेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर मान लो कि भाई खाने की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे जैसे क्लाइमेट बढ़ रहा है वो वैसे वैसे अलग अलग तरह की बीमारियाँ यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी गंदा असर पड़ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। जितनी पहले पैदावार होती थी आज के दिन उतनी नहीं हो पा रही, तो उस वजह से जो फूड सिक्योरिटी का जो रिस्क है उसको कम से कम किया जाए, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को टाइमली हैंडल किया जाए ताकि आगे जाके भुखमरी की सिचुएशन ना हो किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा, और कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को बता सकते हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।